Hello friends, welcome on my YouTube channel Mediscience Pharma Academy. Now today we will discuss about antidotes and second major intra and extracellular electrolytes. Both are the important part of pharmaceutical inorganic chemistry. So let's start first topic, that is antidotes. एंटीडोट्स के अंदर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है वो है साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर किस टाइप के एंटीडोट्स का यूज़ किया जाता है। साइनाइड पॉइजनिंग ही एक एंटीडोट के अंदर एक टॉपिक साइनाइड पॉइजनिंग ही हमारे सिलेबस के अंदर है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि साइनाइड की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें कौन से पर्टिकुलर कंपाउंड्स का यूज़ करना है। के अंदर हम दो कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, फर्स्ट सोडियम नाइट्राइट एंड सेकेंड इज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम नाइट्राइट जो कि कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन टू मिथ हीमोग्लोबिन में, यानी हीमोग्लोबिन को मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा। बॉडी के अंदर जब साइनाइड अंदर चला जाता है तो उस टाइम पर हीमोग्लोबिन की डायरेक्टली साइनाइड से रिएक्शन ना हो। सेकेंड बात करते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट की। सोडियम थायोसल्फेट जो है वो टॉक्सिक साइनाइड को नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो ये कंपाउंड्स है सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं एंटीडोट की। बात करते हैं, तीन टाइप के एंटीडोट्स हैं, फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट एंड मैकेनिकल एंटीडोट्स। फर्स्ट फिजिकल एंटीडोट। तो फिजिकल एंटीडोट का एग्जांपल है सोडियम नाइट्राइट। तो फर्स्ट जो है सोडियम नाइट्राइट ये हमारा फिजिकल एंटीडोट है। सेकंड केमिकल एंटीडोट, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो हमारा केमिकल एंटीडोट्स हैं। और मैकेनिकल एंटीडोट की बात करते हैं तो मैकेनिकल एंटीडोट्स के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, उसके अलावा Na2HPO4 ये भी हमारा एक मैकेनिकल एंटीडोट है जिसे हम बोलते हैं सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4। बात करते हैं कि कैसे कैसे बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर जब साइनाइड की पॉइजनिंग होती है तो उसको जैसे सबसे पहले फिजिकल एंटीडोट दिया जाएगा, दैट इज सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट बॉडी के अंदर जाकर के हीमोग्लोबिन को सबसे पहले मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा। जो मिथ हीमोग्लोबिन है वो फिर साइनाइड की जो परसेंटेज या साइनाइड की जो पॉइजनिंग है बॉडी के अंदर, उस साइनाइड के अंदर उस पर्टिकुलर साइनाइड से जाकर के रिएक्शन करेगा और उसको अपने साथ में बाइंड करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा, दैट इज नॉन एज अ साइनोमिथ हीमोग्लोबिन। साइनोमिथ हीमोग्लोबिन उसके बाद में साइनोमिथ हीमोग्लोबिन के ऊपर एक्ट करेगा हमारा पर्टिकुलर केमिकल एंटीडोट, और वो केमिकल एंटीडोट होगा हमारा सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट साइनोमिथ हीमोग्लोबिन को नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ध्यान रखने की, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इसमें हेल्प करता है, वो है एंजाइम भी हमें ध्यान रखना है कि रोडोनेस एंजाइम सोडियम थायोसल्फेट के साथ में वर्क करता है टॉक्सिक साइनोमिथ हीमोग्लोबिन को थायोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए। इसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंटीडोट्स का कि यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से हम किसे जानते हैं। तो यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर तीन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड और एक्टिवेटेड चारकोल। यहाँ पर जो ये नाम दिया हुआ है MgO, टैनिक एसिड और एक्टिवेटेड चारकोल, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है। पहले एक्टिवेटेड चारकोल आ सकता है, सेकंड टैनिक होता है, टैनिक भी आ सकता है, और थर्ड में जाकर के MgO भी आ सकता है। तो इनका रेशियो उसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि MgO का 1 पार्ट, टैनिक एसिड का 1 पार्ट और एक्टिवेटेड चारकोल का 2 पार्ट, ये हमें ध्यान रखना है। इसी रेशियो में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गई है एंटीडोट्स की। एंटीडोट्स और कौन कौन से हैं, जैसे एसिड, एल्कली, आयरन, कॉपर, लेड और मर्करी के केस में भी हम कुछ और एंटीडोट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। एसिड के केस में अगर हमें एंटीडोट देना है तो हम यूज़ करेंगे एज ए एंटासिड, जो कि एसिड को रेगुलेट करने का काम करेंगे। कोई वीक एल्कली जिसके अंदर हम जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो हम देंगे। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है एल्कली, यानी अगर बॉडी के अंदर एल्कलाइन लेवल बढ़ जाता है तो हम एंटीडोट देंगे वीक एसिड, जो कि उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा। तो एसिड ज़्यादा है तो एल्कलाइन चीज़ें देंगे, एल्कली ज़्यादा है तो एसिड वाली चीज़ें देंगे। लेकिन ध्यान रखना हमें दोनों ही केस में, एसिड के केस में वीक एल्कली देना है और एल्कली के केस में वीक एसिड देना है। अगर आयरन की पॉइजनिंग है
तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा गया है बहुत सारे एग्ज़ाम में कि आयरन का एंटीडोट क्या है, वो है डेसफेरोक्सामाइन। ये हमें मेन ध्यान रखना है। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट 1% लेवल्स की फॉर्म में भी दिया जाता है। एंटीडोट इन केस ऑफ कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग वो है पेनिसिलामाइन। मरकरी के केस में हम देंगे डाइमरकैप्रोल। डाइमरकैप्रोल के अलावा BAL भी लिखा हो सकता है, बाल, दैट इज़ नॉन एज अ ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ये यूज़ की गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मरकरी की बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो गई थी तो उस टाइम पर ब्रिटिश ने इसे यूज़ किया था गैस को, मरकरी को ट्रीट करने के लिए, गैस को नहीं, मरकरी को ट्रीट करने के लिए, और वो था डाइमरकैप्रोल। इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है एंटीडोट्स का। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और कौन से इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट तो क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट, ये चारों ही आपके एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर की तरफ ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। वहीं हम बात करें इंट्रासेलुलर की, तो इंट्रासेलुलर के केस में सेल के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो हैं फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले कि मेजर अमाउंट में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर एलिमेंट्स कौन सा प्रेजेंट होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में मेजर अमाउंट में पूछा जाए कौन सा केटायन पूछा जाए, और केटायन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सोडियम, और आपसे पूछा जाए कौन सा एनायन एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा होता है तो वो उसका आंसर होगा आपका क्लोरीन। तो एनायन पूछा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर तो क्लोरीन, केटायन पूछा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर तो सोडियम, इंट्रा सेलुलर में केटायन पूछा जाए तो आंसर आएगा पोटेशियम। ये तीन ही चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पर्टिकुलर इनकी डेफिशिएंसी से या इनके एक्सेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने से या एक्सेस हो जाने से इनकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी पर्टिकुलर टर्म्स दी हुई है, सिर्फ पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं बताई। यानी अगर डेफिशिएंसी होगी तो हाइपो कंडीशन होगी, एक्सेस होगा तो हाइपर कंडीशन होगी। जैसे क्लोरीन के केस में अगर डेफिशिएंसी तो हम बोलेंगे हाइपोक्लोरेमिया, एक्सेसिव होगा तो हम बोलेंगे हाइपरक्लोरेमिया। सोडियम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो बोलेंगे हाइपोनेट्रेमिया। एडिसन डिजीज़ जो है, इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर भी सोडियम का लेवल कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे मेंशन किया गया है। वहीं अगर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे हाइपरनेट्रेमिया, जो कि पर्टिकुलर कशिंग सिंड्रोम के अंदर ऐसा होता है या कुशिंग सिंड्रोम के अंदर ऐसा होता है। कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे अगर कमी होगी तो, और हमें सबको पता है कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो रिकेट्स एंड ऑस्ट्रोमलेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑस्ट्रोमलेशिया एडल्ट्स के अंदर होता है और रिकेट जो है वो चिल्ड्रंस के अंदर होता है। हाइपरकैल्सीमिया अगर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी तो। बाइकार्बोनेट का लेवल अगर कम हो जाता है तो हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है तो हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। फॉस्फेट फॉस्फेटेमिया कहेंगे कमी है तो, एक्सेसिव है तो हाइपरफॉस्फेटेमिया। पोटेशियम की पोटेशियम की अगर कमी है तो हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, एंड एक्सेसिव है तो हाइपरकैलेमिया। मैग्नीशियम में हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रखना है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है इस पूरे पर्टिकुलर 2 टेबल के अंदर तो वो यही है कि एक्स्ट्रासेलुलर केटायन सबसे अधिक क्वांटिटी में कौन सा प्रेजेंट है, वो है सोडियम, और एनायन पूछे तो क्लोरीन, इंट्रासेलुलर पूछे और केटायन पूछे तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें डिस्कस करना है सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड्स या सोडियम का यूज़ क्या क्या है और पोटेशियम का क्या यूज़ है। तो सोडियम के बारे में हम बात करें तो सोडियम ऐसे साल्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, ब्राइन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन कितना परसेंट यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, 0.9%। यह हमें ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है कितनी परसेंटेज यूज़ की जाती है आइसोटोनिक में, तो 0.9%। हाइपरटोनिक पूछा जाए आपसे तो हाइपरटोनिक में बढ़ जाएगी, क्योंकि नाम से ही है हाइपरटोनिक, तो कितनी हो जाएगी 1.6%। तो दोनों में ध्यान रखना है। अगर हमसे ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड का तो 0.9% होगा, वहीं पर हाइपरटोनिक कहा जाता है तो 1.6% होगा।
कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, इसकी परसेंटेज भी लगभग 0.9 के आसपास ही है, जिसे हम रिंगर इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ों का मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इनका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन के अंदर 3 चीज़ें हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। बात करें एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक, सोडियम क्लोराइड की कितनी परसेंटेज यूज़ की जाती है, तो ध्यान रखना वहाँ पर 0.9% थी आइसोटोनिक में, लेकिन यहाँ पर 0.09% है एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन को हम रिंगल लैक्टेट इंजेक्शन या सॉल्यूशन को हम रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसका कॉमन नेम है हार्टमान सॉल्यूशन। ये भी हमें ध्यान रखना है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की 2 फॉर्म है जिनसे हमें मिलता है, एक है कार्नेलाइट, दूसरा है सिल्वाइट। ध्यान रखना है हमें, कार्नेलाइट और सिल्वाइट दोनों ही फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड की है जिनसे हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलता है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला है MgCl2.KCl.6H2 और सिल्वाइट का फॉर्मूला है NaCl.KCl। तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रहे ना रहे, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड का पर्टिकुलर जो उनका सोर्स है वो है कार्नेलाइट और सिल्वाइट। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर पीएच रेंज की, जैसे ब्लड की कितनी होती है 7.4 से 7.5, यह हमें ध्यान रखना है। स्लाइवा की कितनी होती है 6.4 7.4। उसके अलावा यूरिन की 4.5 से 8, गैस्ट्रिक जूस की 1.5 से 1.8, ड्यूडेनल फ्लूइड की 5.5 से 7.5, गॉल ब्लैडर की 5.5 से 7.7 एंड पेनक्रियाटिक जूस की 7.5 से 8.2। इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास आपके पीएच रेंज रहेगी, जिसमें ब्लड के बिल्कुल सही है, ब्लड के 7.4, वैसे कभी कभी फिक्स आ जाती है तो 7.4 हमें टिक करना है। स्लाइवा की में एसिडिक स्लाइटली भी है और स्लाइटली एल्कलाइन भी है। यूरिन ये भी स्लाइटली एसिडिक होता है वैसे तो। इसकी रेंज जैसे इसमें 4.5 से 8 दे रखी है, तो ये पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में चेंज हो सकती है। वैसे हमें अगर इसे माने तो 6.4 से 7 के आसपास हम मान सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यूरिन की स्लाइटली एसिडिक होती है। गैस्ट्रिक जूस भी 1.5 से 1.8 है, लेकिन ये 1.5 से 3 के आसपास होगा। ड्यूडेनल फ्लूइड 5.5 से 7.5 ही है। गॉल ब्लैडर सेम, पेनक्रियाटिक जूस सेम। तो कौन कौन से और कंपाउंड्स हैं, तो सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड है हमारा सोडियम एसिटेट, पोटेशियम से रिलेटेड है पोटेशियम एसिटेट। नेक्स्ट सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड है हमारा सोडियम सिट्रेट, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5Na3O7.2H2O, जो कि यूज़ होता है एज अ एंटी कोगुलेंट। तो ध्यान रखना है ये इन विट्रो यूज़ होगा, सोडियम सिट्रेट एज अ एंटी कोगुलेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पोटेशियम सिट्रेट, जो कि यूज़ होता है एज अ सिस्टमिक एल्कलाइजर की फॉर्म में। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं इससे रिलेटेड जो हमें ध्यान रखने हैं। अगर आपको दोनों ही टॉपिक्स समझ में आ गए हैं तो हमारे मेडिसाइंस फार्मा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ORS और ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम। थैंक यू।